Okay, so let's continue. Magnetic fields due to electric current. इस चैप्टर के लिए हम सीरीज ऑफ लेक्चर्स अपने डिस्कस करते जा रहे हैं और सेकंड सेक्शन जिसे मैंने नाम दिया है फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इस सेकंड सेक्शन पर भी हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया और एट लास्ट हम उस चार्ज पर या किसी भी ऐसे चार्ज पर हम फोर्स को एस्टिमेट कर पा रहे हैं अभी जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है विथ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। परपेंडिकुलरली अगर आता है तो सर्कुलर मोशन हो रहा है और कुछ इंक्लिनेशन के साथ अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो वहां पर हेलाइकल मोशन हो रहा है। ये सारी बातें हमने अब तक डिस्कस की। आज की इस क्लास में हम इस टॉपिक को या इस सेक्शन को कह लीजिए इसके कंक्लूजन तक ले जाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल एंड करने की इसको कोशिश करेंगे बाय डिस्कसिंग वन इंटरेस्टिंग आर्टिकल and that is motion of a charged particle in electric and magnetic field। दोनों फील्ड्स यहाँ पे मैंने अज्यूम किया। ओके, ये दोनों फील्ड्स को हमने साथ में लगाना है और फिर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है इस बात को अच्छे से चेक करना है। हालांकि इस टॉपिक पर हमने प्रीवियस किसी लेक्चर में डिस्कशन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कंडीशंस हो सकती हैं और वो क्या करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर कुछ डिस्क्रिप्शन दूं तो वो कुछ ऐसा हो सकता है कि मान लें किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है लाइक दिस, तो ऑब्वियस बात है जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इमेजिन कर रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो इस वेक्टर की टेल जो है ये पॉजिटिव है और इसका जो हेड है ये नेगेटिव है। करेक्ट है। अब बच्चों अगर हम इसमें एक चार्ज को रिलीज कर दें और वो चार्ज अपने आप में नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज हमने इसमें रिलीज कर दिया, तो हम ये देखेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा मूव करेगा। बिकॉज जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताया है उस हिसाब से इसका पॉजिटिव पीछे की तरफ आता है। वी नो वेरी वेल ना, ये बात तो पता है ना आपको, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं मेरा ख्याल है। तो नेगेटिव चार्ज अगर हम छोड़ देते हैं जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन हो गया या नेगेटिव बीटा पार्टिकल हो गया, कोई नेगेटिव आयन है हमारे पास, तो हम फिर उसको अगर रिलीज कर दें, फ्री कर दें, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स से जैसे कि प्रोटॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, ड्यूट्रॉन हो गया, ट्रिटियम हो गया, तो ये वाले पार्टिकल्स हमेशा, पॉजिटिव पार्टिकल्स हमेशा क्या करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे। सो पॉजिटिव पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो जाएगी खुद ब खुद, और नेगेटिव पार्टिकल की अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो जाएगी। अब एक बात हमें यहाँ पे ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस पर फोर्स लगाता है, और अगर उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले फॉर्मूलीज ध्यान में रखते हुए लिखें तो हम लिख सकते हैं Q इंटू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। करेक्ट है ना। इस फोर्स को बिल्कुल मैकेनिकल अप्रोच में यानी कि मैकेनिक्स में जो हम पढ़ते हैं उस हिसाब से लिखे तो हम मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे एंड दिस विल बिकम Q इंटू ई। देयरफॉर आंसर ये पता चला कि एक्सेलरेशन विल कम अप एज QE डिवाइडेड बाय मास। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज कराएगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है ना। तो इसका लॉजिकल कंक्लूजन ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल कॉज चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज। तो वो चार्ज की वेलोसिटी को या उसके मैग्नीट्यूड को कह लीजिए वो चेंज करेगा, इंक्रीज भी करा सकता है, डिक्रीज भी करा सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन ये सिचुएशन कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लगाया है। जबकि मैं यहाँ पे स्ट्रांगली इस बात को आपको रिकॉल कराना चाहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कुछ भी नहीं करता है। आपको याद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कभी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड ना तो इंक्रीज होती है और ना ही डिक्रीज होती है। क्लियर है बच्चों? Yes.
इसको मैंने बार-बार बोला है, तो आप पिछले 4-5 लेक्चर देख ले तो मैं बार-बार ये सेंटेंस दोहराता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल की स्पीड में, उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कभी भी कोई चेंज नहीं आता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये काम कर सकता है। और उसको अगर ऐसा करना है तो उसका रिस्पेक्टिव एक्सेलरेशन जो डेवलप हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय द मास ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल व्हिच वी आर यूजिंग। अब सपोज एक दूसरा सिनेरियो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। वो कुछ ऐसा है बच्चों के, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना ऐसा वर्टिकल है, लाइक दिस। एज एन एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे भी हो सकता है, बट मैं एज एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ। बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल है तो हम ये देखेंगे कि ऑब्वियस बात है, ये नीचे वाला पोर्शन कैसा है, इसका पॉजिटिव है, और फील्ड के सामने वाला पोर्शन, हेड वाला पोर्शन कैसा है, नेगेटिव, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज गोइंग टू बी डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। नाउ लेट्स से कि एक चार्ज है हमारे पास, कैसा भी चार्ज आप इमेजिन कर लें, पॉजिटिव या नेगेटिव, कैसा भी चार्ज आप इमेजिन कर लें। लेट्स से कि मैंने यहाँ ये कहा कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, चलिए इमेजिन करें, और इस पॉजिटिव चार्ज को आपने फील्ड में एंटर करा दिया। अब बेटा जैसे ही आपने इसको फील्ड में एंटर कराया, तो ये चार्ज जब मूव करता करता फील्ड में आएगा तो वो ये किस तरफ अट्रैक्ट होगा, ऊपर ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो मोर प्रोबेबली आप ये देखोगे कि ये पार्टिकल न्यू मूव करता 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 इसका पाथ जो है ये ऐसे बेंड हो गया, पाथ जो है ये बेंड हो गया, चेंज हो गया पाथ इसका। तो हमने यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंडीशन ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पार्टिकल की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रही है, ठीक है ना। ये भी एक कंक्लूजन हमको देखने को मिला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल कॉज चेंज in the direction of velocity of charge। तो पता ये चला, कंक्लूजन ये निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो सब कुछ करेगा जो पॉसिबल है, इन केस लाइक जरूरत पड़ने पर वो चार्ज की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल देगा, और जरूरत पड़ने पर वो चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदल देगा, या अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो वो दोनों एक साथ करेगा, डायरेक्शन भी बदल दी उसने और मैग्नीट्यूड भी बदल दिया उसने। इनफैक्ट अगर आप किसी पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो वेलोसिटी पर भी रखोगे, जस्ट रिलीज करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको चलाना भी जानता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको चलाएगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली एक्सेलरेट करेगा उसको। आ रही बच्चों बात समझ में? यस और नो? यस मतलब हर वो चीज, हर वो कंडीशन जो चार्ज के साथ कराई जा सकती है उसके मोशन को बदलने के लिहाज से, उसके मोशन को चेंज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे तो उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल दें या चाहे तो उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल दें, ये दोनों काम इलेक्ट्रिक फील्ड से पॉसिबल हो सकते हैं। अब ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेक करें, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को चेक करें, तो मैं यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन अब देना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि हम ऑलरेडी इस पर बहुत बात कर चुके हैं। तो मैं इसका एक फाइनल स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन करता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, बी की वजह से, देयर इज नो चेंज इन magnitude of V, but there may be, must be भी नहीं, may be हो सकता है, क्योंकि अगर आपने चार्ज को पैरेलल चलाया फील्ड के साथ तो वो भी नहीं कुछ होगा, है ना। बट देयर मे बी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज। तो पता ही चला कि मैग्नेटिक फील्ड की जो आउटकम्स हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। मैग्नेटिक फील्ड रखते हुए अगर हमने चार्ज को मूव कराने की कोशिश की विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस कभी नहीं कराएगा, कभी नहीं कराएगा, ठीक है। नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड, कुछ भी कर लो आप मैग्नेटिक फील्ड से, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। अगर वो भी चार्ज का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल आए तो वो भी नहीं होगा।
तो ये सारा लंबा चौड़ा डिस्कशन अपना पूरा 1 आवर का इससे पहले के लेक्चर में हो चुका है। ठीक हो रही है बेटा बात? Yes. और जरूरत पड़ने पर किसी गिवन सिचुएशन में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन लिखें विच आई जस्ट वांट टू राइट एज एफ बी द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और इस वाले को हम लिख लेते हैं एफ ई द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों हम यहाँ पे इसका जो फाइनल आउटकम है वो ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल फॉर्मूला Q इन ब्रैकेट आपको याद होगा V क्रॉस B। अब इस पे हमने बहुत काम किया है पहले ही, तो ये सिचुएशन है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर किसी गिवन स्पेस में, किसी गिवन पोजीशन पे हमने अगर साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई कर दिए तो क्या होगा? तो अभी इस बात है, ऐसा मुमकिन है, ऐसा पॉसिबल है कि जब किसी गिवन स्पेस में दोनों फील्ड्स एक साथ अप्लाई किए जाएं तो उस जगह पर एक टोटल फोर्स डेवलप किया जा सके जो QE यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में होगा प्लस Q इंटू V क्रॉस B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में होगा। तो उस चार्ज पर यह पॉसिबल है, यह मुमकिन है कि यहां पे एक साथ दोनों फोर्सेस डेवलप हो जाएं। जब हम किसी चार्ज पर एक साथ दोनों फोर्सेस को डेवलप करा पाते हैं, दोनों फोर्सेस, दोनों फील्ड्स के रिजल्ट्स को, दोनों फील्ड्स के इफेक्ट्स को उस चार्ज पर हम डेवलप करा पाते हैं, तो ऐसे टोटल नेट फोर्स को हम एक नया नाम दे देते हैं बच्चों, हम उसे कॉल करते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। तो लॉरेंट्ज फोर्स का मतलब वही अपना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाला जो फील्ड है उससे जो भी फोर्सेस बने होंगे उनको सबको कंबाइन कर लो, तो एक नेट यानी कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ फोर्स जो डेवलप हो जाएगी। ऑफ कोर्स वेक्टोरियली इसे हमें ट्रीट करना होगा, वो सारा फोर्स क्या कहलाएगा? लॉरेंट्ज फोर्स। हो सकता है थियरी के पेपर में बस एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई व्हाट इज लॉरेंट्ज फोर्स। सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से हम ऐसे लिखेंगे, लॉरेंट्ज फोर्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस, फील्ड्स, फोर्सेस दोनों एक साथ चार्ज पे अप्लाई किए जाते हैं, वेक्टोरियली उनको ऐड किया जाएगा, रिजल्ट्स उस हिसाब से हम चेक करेंगे। ठीक है? अच्छा, यहां पर एक छोटी सी बात मैं फिर एक बार आपके सामने एज अ रिवीजन रख दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज को एक्सेलरेट करेगा। ट्रू है स्टेटमेंट ये? यस। Yes. क्या मैग्नेटिक फील्ड चार्ज को एक्सेलरेट कर सकता है? नहीं। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ठीक है ना? अगर आपने नो बोला है तो इसका मतलब आपने पिछले 4 घंटे की मेरी मेहनत बेकार कर दी थी। मैग्नेटिक फील्ड से भी चार्ज का एक्सेलरेशन कराया जा सकता है इन अ सेंस कि चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होना भी एक्सेलरेशन क्रिएट करता है, एक्सेलरेशन बनाता है। आप सर्कुलर मोशन में डिटेल में पढ़े इन चीजों को। तो मैग्नेटिक फील्ड से भी ये पॉसिबल है, मे बी पॉसिबल, कि चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन डेवलप कराया जा सके। ठीक है? तो कीप इन पॉइंट, मस्ट नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में मस्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड में मे होगा। गेटिंग इट? बात समझ आ रही है बच्चों? अब ये जो लॉरेंट फोर्स डेवलप हो रहा है, इसमें वैसे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स अलग अलग तरीके के लगाए जा सकते हैं। यू हैव ऑप्शंस, यू हैव वैरायटी ऑफ फोर्सेस, वैरायटी ऑफ डायरेक्शंस टू बी अप्लाइड, बट हम इसमें यूजुअली दो केस को, दो कंडीशंस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। दो कंडीशंस को, एक कंडीशन या एक केस हम ऐसा लेते हैं जिसमें वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आपस में तीनों के तीनों पैरेलल है। मतलब जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है और जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, दे आर जस्ट ऑल पैरेलल। अब आप मुझे ये बताओ कि ऐसी सूरत में जब वेलोसिटी ऑफ चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पर किसी भी किस्म का कोई भी इंपैक्ट, कोई भी वेरिएशन, कोई भी फोर्स डेवलप करा सकता है क्या? नहीं। नहीं कराएगा। तो इस सूरत में तो हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि यहां पर B हैज नो इफेक्ट। B की वजह से कुछ नहीं होगा, नथिंग, कोई इफेक्ट नहीं होगा B की वजह से, बिकॉज जस्ट पैरेलल। नाउ व्हाट विल हैपन फॉर और ड्यू टू E? E की वजह से क्या होगा? तो बच्चों E जो है इस चार्ज को एक्सेलरेट करेगा। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, जैसे मैंने अभी आपको यहां बताया, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो फील्ड की ही डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाएगा, और अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम चाहें तो इसका एक फाइनल एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं QE डिवाइडेड बाय M।
और वेक्टोरियली लिखना चाहें तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। But here we will we can give a very important conclusion that there is no change in the direction of velocity. ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, खाली स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो इसे याद रखना चाहिए कि जब E, B और V आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो चार्ज पार्टिकल सीधा चलेगा, उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा और स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करने में भी एक्सेलरेटेड सिचुएशन में फॉलो करेगा, कांस्टेंट स्पीड से फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, याद रखें, मैं इस बात को भी यहाँ पे नोट करता हूं, डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं आया, बट ये भी याद रखें, नहीं तो आप ऐसे सोचेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रहेगी। ठीक है, यू मे से दैट के यहाँ पर एक्सेलरेटेड हालत डेवलप हो जाएगी और पार्टिकल की स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो बदलेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ v विल चेंज। अब ये इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा, ये किस तरीके से होगा ये हमें पता नहीं है, दैट विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाया है, चार्ज किस तरीके का है और वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है। गेटिंग इट? बट ये तो कंफर्म होगा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, बट डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, पार्टिकल और चार्ज पार्टिकल विल फॉलो अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ये पहला इंपॉर्टेंट केस है इसमें। अब आते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट केस इसी सिचुएशन में। अब मैं इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेने वाला हूं आपको, एक एक करके। पहले फंडामेंटल बातें मैं आपके सामने रख देता हूं एंड देन वी विल गो फॉर सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ये सेकंड केस है, like this is the second condition. And second condition we are assuming that कि velocity vector, electric field और magnetic field they are mutually perpendicular to each other. तीनों के तीनों जो ना बेटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे मैंने इसकी डायग्राम रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। सो दिस इज द डायग्राम गिवन टू अस। अब आप सोचें यहाँ ये चार्ज पार्टिकल है, जस्ट इमेजिन करें एक सिचुएशन, दिस चार्ज पार्टिकल इज सपोज टू कम लाइक दिस, ऐसे आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ लगा हुआ है। बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लगा हुआ है ना तो श्योरली हम ये कहेंगे कि ऊपर वाला जो पोर्शन है ना वो नेगेटिव है और नीचे वाला पोर्शन कैसा है, पॉजिटिव है। अब मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की एंट्री करा दी, तो क्या ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यूं ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगा, पाथ इसका ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? यस, जरा जल्दी से आंसर करें, क्या ये ऐसा एक्सपेक्टेड है? जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज है पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से ऊपर वाला पोर्शन नेगेटिव है तो ये ऊपर अट्रैक्ट करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, क्योंकि यहां इस बार तो मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड विल एक्ट, इट विल शो इट्स इफेक्ट। तो इस चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो ऐसी सीधी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जेड एक्सिस के हिसाब से है। अगर आप इसको इमेजिन करें तो बेटा ये ऐसे मान लेते हैं, ये B है अगर आप इमेजिन करते हैं, और ये V है ऐसे आप इमेजिन करते हैं। आपने V क्रॉस B करना है, अगर आपने V क्रॉस B किया तो फोर्स कहां गया? वेयर इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स? डाउनवर्ड, 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 शाबाश, वेरी गुड। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स डाउनवर्ड है। तो पता ये चला बच्चों कि इसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड कहां पुल कर रहा है? नीचे की तरफ। तो एफर्ट्स जो मैग्नेटिक फील्ड के हैं वो ये हैं कि चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ खिसक जाए, और एफर्ट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं वो ये हैं कि ये चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ खिसक जाए। अगर ये दोनों फोर्सेस एग्जैक्टली इक्वल हो गए, इफ की कंडीशन है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड से डेवलप होने वाला फोर्स जो ऊपर की तरफ खींच रहा है फिलहाल, और मैग्नेटिक फील्ड से डेवलप होने वाला फोर्स जो नीचे की तरफ खींच रहा है, बी लिख रहा हूं मैं इसको यहाँ पे मैग्नेटिज्म के लिए, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, अगर ये दोनों एग्जैक्टली सेम हो जाते हैं, तो क्या ये दोनों एफर्ट्स आपस में ही कैंसिल हो जाएंगे? Yes. और फिर ये पॉसिबल हो सकता है कि ये चार्ज पार्टिकल कैसे चले? स्ट्रेट लाइन चले। तो ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल होने के लिए क्या क्या है जरूरी, जरा इस बात को समझो। पहली बात तो ये जरूरी है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में ही परपेंडिकुलर होने चाहिए। E और B आपस में पहले तो ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, ये दोनों पैरेलल होते हुए ये काम नहीं कर सकते, ये दोनों एंटी पैरेलल होते हुए ये काम नहीं कर सकते। इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठाना है कि ये यूनिक सिचुएशन उसी वक्त पॉसिबल हो सकती है जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पहले से आपस में परपेंडिकुलर है।
तीसरी बात, उसमें चार्ज पार्टिकल भी हमने इन दोनों को परपेंडिकुलर बना दिया, वेलोसिटी उसकी, तब ये पॉसिबल है विथ के दोनों फोर्सेस इक्वल हों। दोनों फोर्सेस अगर इक्वल नहीं हुए तो जो फोर्स ज्यादा होगा थोड़ा सा वहां पर डाइवर्जन हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हो गया तो ऊपर की तरफ डाइवर्जन हो जाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ज्यादा हुआ तो नीचे डाइवर्जन। बट इफ इट इज इक्वल देन वी कैन कंटिन्यू आवर कैलकुलेशन। वी कैन से अगर ये इक्वल है तो हमारे पास आंसर आया QE डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे QVB, बिकॉज साइन 90 हो रहा है यहाँ पे, इस केस में पहले से परपेंडिकुलर दे रखा है, तो हम यहाँ से चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड काट देते हैं और हमको एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल रिजल्ट मिलता है, जिसमें हम लिखते हैं V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी, या कह लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट है? सो ये इक्वेशन अपने आप में इस बात की वैलिडिटी है, इस बात का कंफर्मेशन है, इस बात का अप्रूवल है कि चार्ज पार्टिकल सीधा चलेगा। अब सीधा चलेगा में एक और बात हो सकती है कि सीधा चलते चलते क्या उसकी स्पीड चेंज हो रही है। जैसे कि यहां भी सीधा चल रहा है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो क्या यहां ऐसा होगा कि सीधा तो चल रहा है, लीनियर डायरेक्शन में जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, लेकिन इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो फोर्सेस एक दूसरे पर अफेक्ट कर रहे थे वो आपस में ही नलिफाई हो गए। तो अब उसकी स्पीड बढ़ाने वाला कोई दूसरा तीसरा कोई फैक्टर या मौजूद ही नहीं है। ठीक है? Yes. तो इस चीज का कंक्लूजन क्या बना? Speed constant. यस, चार्ज विल मूव undeviated with कांस्टेंट स्पीड, या कह लीजिए कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, सब कुछ कांस्टेंट ही है उसमें। तो ये इसकी कहानी है। अब बाकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, आप इनको एंगल्स अलग अलग दे दें, पैरेलल कर दें, एंटी पैरेलल कर दें, और बाकी बहुत कुछ हो सकता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कंडीशन टू रिमेंबर आर व्हेन दे आर पैरेलल एंड व्हेन दे आर परपेंडिकुलर। ठीक है? अब ये सारी बातों को ध्यान में रखना है। लॉरेंस फोर्स की कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकता है, और ये सारी सिचुएशंस, और फिर हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आज देखेंगे। ठीक है? लेट्स कंप्लीट दिस सेक्शन। आज ये पूरा सेक्शन हम लोग खत्म कर देंगे, एंडिंग पॉइंट पर है बिल्कुल हम। फिर उसके बाद थर्ड सेक्शन अगली क्लास से मैं स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का। तो यहाँ क्या बता रहा है, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्ज। तो ये सारी बातें मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। इससे प्रीवियसली रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देखें, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वाला फोर्स को हमने तकरीबन 1 घंटा डिस्कस किया बिल्कुल बिगिनिंग में। तो यहाँ डिफरेंसेस मैं 1 बाय 1 पॉइंट आउट नहीं करूंगा, आपने खुद ने इस बात को करना है, आपने खुद ने इस बात को लिखना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, गेटिंग इट? ये भी ख्याल रखें कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। समझे ना बात को? क्या हम ये बोल चुके हैं इससे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी किसी भी किस्म का वर्क डन चार्ज के ऊपर नहीं करता है? बोल चुके हैं हम इस बात को? यस? यस सर। Yes. थोड़ा जल्दी से रिस्पॉन्स करें आप लोग। तो ये सारी बातें आप अपने हिसाब से मेंशन करें, एक टेबल बनाएं, कम से कम 5-6 डिफरेंसेस आराम से लिखे जा सकते हैं। तो ट्राई टू राइट एटलीस्ट 6 डिफरेंसेस, 1 कॉलम इलेक्ट्रिक फील्ड, अनदर कॉलम मैग्नेटिक फील्ड। हो सकता है आपके थ्योरी एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सके। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी एक थ्योरेटिकल मैनर का क्वेश्चन है, इसमें भी हमको कुछ ज्यादा काम नहीं करना, बस कंसेप्ट अगर क्लियर है तो इस क्वेश्चन को हम निपटा सकते हैं। क्या पूछ रहा है देखिए, which of the following combination of E and B is possible if the charge particle passes undeviated? हमको चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड चाहिए, बिना मुड़े वो चलना चाहिए। तो जो 4 ऑप्शन यहाँ पे हमको पॉसिबिलिटीज बताई गई हैं, उसमें से ये कब पॉसिबल है? बेटा सबसे पहले तो यहाँ पॉसिबल है, दोनों भी नहीं है। चेंज कौन कराएगा? चले सीधा चार्ज पार्टिकल सीधा ही चल रहा है, क्या कहते हो? Yes. ऐसा ना? अच्छा, ई है और बी नहीं है, ई है और बी नहीं है, सोचे जरा, बी नहीं है, बी जीरो बट ई इज नॉट जीरो, मतलब ई है, हमने फील्ड में ई लगाया और बी नहीं लगाया। तो ई 2 काम कर सकता है,
अगर ई ऐसे छोड़ दिया हमने और पार्टिकल उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल चला रहे हैं तो वो डायरेक्शन नहीं चेंज कराएगा। तो हमको तो डायरेक्शन नहीं चेंज होने से मतलब, चाहे कुछ हो जाए। तो इसका मतलब ये कंडीशन पर भी ये पॉसिबल हो सकता है कि पार्टिकल अनडेविएटेड चले। हाँ, ई क्या करेगा, या तो उसकी स्पीड बढ़ाएगा या स्पीड घटाएगा, लेकिन डेविएशन नहीं कराएगा, सीधा चलेगा। ई से तो दोनों चीजें हो सकती है ना, आप डायरेक्शन भी चाहो तो चेंज कर सकते हो और आप चाहो तो स्पीड भी चेंज कर सकते हो। तो हमने ई का इस बार ऐसे इस्तेमाल किया कि खाली स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, और बी तो हमने लगाया ही नहीं। क्या कहते हो? यस। तीसरे ऑप्शन में हमने ई हटा दिया लेकिन बी लगाया, अब क्या होगा? डेविएटेड। नहीं, अगर मैंने बी पैरेलल लगाया तो नहीं होता। यहाँ ये थोड़ी बोल रहा है कि तुमने बी कैसे लगाना है, फ्रीडम तो तुमको दे दिया ना उसने। यस। तुमको पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है वो। उसने तुमको फ्रीडम दिया कि भाई ये लो मैग्नेटिक फील्ड लगाओ। अब तुमने उसको पैरेलल लगा दिया, अगर पैरेलल लगाया तो बी का कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। और वैसे तो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, मतलब इस हालत में भी मैं चार्ज पार्टिकल को बिना डेविएशन के मूव करा सकता हूं, इवन दो देयर इज ई एंड सॉरी इवन दो देयर इज बी बट नो ई। अब डी में आते हैं, बी भी है ई भी है। क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं इसमें अनडेविएटेड तरीके से चार्ज पार्टिकल को मूव करा सकूं? Yes. यस, दो तरीके से हो सकता है। ई बी और वेलोसिटी तीनों पैरेलल है। ई बी और वेलोसिटी तीनों पैरेलल है, जैसे कि ये केस में बताया, तीनों पैरेलल है, तो पार्टिकल अनडेविएटेड जा सकता है। अच्छा, ई बी और वी तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और दोनों के फोर्सेस भी एक हो गए, इक्वल हो गए, तब भी पार्टिकल अनडेविएटेड जाएगा। मतलब इन चारों गिवन कंडीशन में मैं ऐसे अरेंजमेंट्स अपने हिसाब से कर सकता हूं कि पार्टिकल बिना डेविएशन के आगे जा सके। आई होप यू आर गेटिंग इट राइट। यस सर। हाँ, अब ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन द अबव क्वेश्चन the charged particle passes undeviated without changing its velocity. Without changing its velocity, या मुझे यहां स्पेसिफिकली कहना चाहिए विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी। ठीक है ना, क्वेश्चन में करेक्शन की जरूरत है। अब ये क्वेश्चन मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं समझाने के लिए आपको, तो थोड़ा टाइपिंग में इधर उधर हो सकता है। तो इन द अबव क्वेश्चन द चार्ज पार्टिकल पासेस अनडेविएटेड विदाउट चेंजिंग इट्स, ऐसे करते हैं, वेलोसिटी की बजाय सीधा सीधा लिखते हैं स्पीड, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब ये कब पॉसिबल होगा? तो ए में तो पॉसिबल होगा भाई, कुछ लगाया ही नहीं आपने, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं लगाया, कोई नुकसान करने का, फायदा करने का सवाल ही नहीं पैदा हुआ, जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है। करेक्ट है। अगर मैंने अब सेकंड ऑप्शन की तरफ अपना रुख किया और देखा कि भाई बी तो मैंने नहीं लगाया लेकिन ई लगा रहा हूं, अब ई क्या करता है? आप चाहो नहीं चाहो ई एक्सेलरेट करेगा, ई तो एक्सेलरेट करेगा, ई तो उसकी स्पीड चेंज करेगा ही करेगा पक्का। सीधा भी छोड़ा तुमने, जैसे मैं यहां बताया, ये सीधा भी छोड़ा मैंने, ये ऐसे सीधा भी छोड़ा, तो एक्सेलरेशन तो ये करेगा ही। हाँ चलो, डेविएशन नहीं दिया इसने, लेकिन एक्सेलरेशन तो कर रहा है ना ये। तो इस हालत में ये पॉसिबल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यहां पे मैं क्रॉस का साइन लगाता हूं ताकि हमको ये ऑप्शन नहीं लेना है, पॉसिबल नहीं होगा। सी केस, ई को जीरो कर दिया, ई एक्सेलरेट करा रहा था तो मैंने ई को जीरो कर दिया, अब बी लगाया। कैसा हो सकता है कि पार्टिकल बिना डेविएशन के, बिना स्पीड के चेंज हुए बी रहते हुए चल सके? Yes, possible. हाँ, वेरी गुड। कैसे? अगर हमने वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पैरेलल कर दिया, क्योंकि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पैरेलल हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड का तो फोर्स बनता ही नहीं है, याद करें। तो इसका मतलब जो हम चाहते हैं वो इस ऑप्शन में भी हो सकता है, डी ऑप्शन। बी भी जीरो नहीं है, ई भी जीरो नहीं, दोनों लगाए हैं। अब डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। Yes. है पॉसिबल, वेरी गुड है। अभी अभी पढ़ा, ये देखो यहां पॉसिबल है। मैंने बोला यहां पे चार्ज विल मूव अनडेविएटेड विथ
कांस्टेंट स्पीड, ये है पॉसिबल। ये हवा में ऐसे सुपरफिशियल पढ़ने की चीजें नहीं है, ये मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूं। अभी तो हमें 12-13 घंटे पढ़े हैं देखो इस चैप्टर में, और 7-8 घंटे पढ़ेंगे हम। तो अब 20 घंटे हम क्या पढ़ रहे हैं, बकवास तो नहीं कर रहे ना। ये सारी चीजें जो आपको बताई जा रही है एकदम अच्छे से घोल के पी जाना है, सब कुछ एकदम फौरन समझ में आ जाना चाहिए हमको। अभी अभी तुमने बोला नहीं पॉसिबल, मतलब तुम खाली हवा में चीजों को सुन रहे हो, ऐसी बातें सुन रहे हो, इन डेप्थ उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो, और एग्जाम में ये घातक हो सकता है, नुकसान पहुंचाएगा फिर। तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि व्हाट कैन हैपन। आर थिंग्स क्लियर? तो जो हम चाहते हैं यहाँ पॉसिबल हो सकता है। अगर मैंने बी और ई को परपेंडिकुलर कर दिया और उनके फोर्सेस को इस तरीके से मैनेज किया कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड जाएगा और वो भी कांस्टेंट स्पीड से जाएगा। तो व्हाट वी वांट इट कैन बी अचीव्ड विद दिस कंडीशन। आर थिंग्स क्लियर? यस और नो? अरे सही जा रहे हैं, हुआ नहीं हुआ सही? यस यस सर। ओके। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है क्वेश्चन, इत्मीनान से पढ़ें, कोई गड़बड़ ना करें। मैथमेटिकल इवैल्यूएशन हम लोग कर लेंगे अच्छे तरीके से। दो तीन बड़े तगड़े क्वेश्चंस आएंगे अभी, पूरा अगला आधा घंटा उसी में कट जाएगा अपना। देखें ध्यान से। A particle of mass m and positive charge q moving with a constant velocity 4 I cap, x axis में चल रहा है पार्टिकल, enters a region of uniform static magnetic field normal to xy plane. The region of magnetic field extends from x is equal to 0 to x is equal to L for all values of y. After passing through this region, the particle emerges from the other side after 10 millisecond, 10 into 10 to the power minus 3 seconds, और वेलोसिटी चेंज हो गई। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, ये पूछ रहे हैं। तो लेट्स से बच्चों के ये वो रीजन है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये ऐसी एक मैंने पहले सीधी लाइन बना दी और ये दूसरी सीधी लाइन, लाइक दिस। ये जो पोजीशन है ये x इज इक्वल टू 0 है जैसे कि क्वेश्चन में बताया जा रहा है, और ये जो पोजीशन है ये x इज इक्वल टू L है। अब पार्टिकल की एंट्री यहां से हो रही है, ये पार्टिकल यूं ऐसे एंटर कर रहा है। Now we have this charge particle as capital Q and it is entering with a certain velocity u1 vector जो हमको given है 4 I cap। मैग्नेटिक फील्ड XY प्लेन को नॉर्मल है, इस बात को क्या कहते हो आप? नॉर्मल है का मतलब कैसा है मैग्नेटिक फील्ड? परपेंडिकुलर। अंदर की तरफ हो सकता है या बाहर की तरफ हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब ये XY प्लेन है, ये x एक्सिस इधर जा रहा है और ये y एक्सिस ऐसे ऊपर की तरफ इधर ऐसे। अब बचा XY प्लेन को नॉर्मल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड या तो पेपर के अंदर जा रहा है या पेपर से बाहर आ रहा है। आप ऐसे कह लो स्क्रीन के अंदर जा रहा है या स्क्रीन से बाहर आ रहा है। अब हमें ये पता नहीं है फिलहाल कि ये स्क्रीन के अंदर है या स्क्रीन के बाहर है, लेकिन मैं एक चीज देखूंगा कि जब पार्टिकल बाहर आया, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? x अलग वैल्यू है और y का अलग वैल्यू, मतलब y में डेवलप हुआ, पार्टिकल की y कंपोनेंट डेवलप हुई। ये बात समझे आप? पार्टिकल का y कंपोनेंट डेवलप हुआ, तो इसका मतलब यह है कि ये चार्ज पार्टिकल नीचे नहीं गया, ऊपर गया, क्योंकि पॉजिटिव वायर डेवलप हुआ है। समझो बात को, है कि नहीं? वेलोसिटी में y कंपोनेंट पहले था क्या? पहले नहीं था, बाद में आया। इसका यही मतलब हुआ ना कि चार्ज पार्टिकल अब यूं ऊपर जा रहा है, y कंपोनेंट आया मतलब ऊपर की तरफ वेलोसिटी डेवलप हुई ना उसकी। तो एक्सपेक्टेड पाथ जो है वो तो ऐसा ही होगा, यू एक्सपेक्टेड पाथ हो गया, और जब ये फाइनली बाहर आया तो ये हो गया u2। क्या कहते हो? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर करेक्ट। ठीक है ना, जरा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स किया करो। और इनफैक्ट हम इसके अगर कंपोनेंट बनाए बराबर ठीक तरीके से तो ये इसके कंपोनेंट हो सकते हैं। देखो बेटा, ये कंपोनेंट हो सकते हैं। अगर ध्यान से देखो तो इसका x कंपोनेंट आ जाएगा 2√3 और y कंपोनेंट आ जाएगा 2, अगर मैं गलत नहीं हूं। यस। तो अब पहले के मुकाबले में पार्टिकल ने यहाँ एक एंगल बनाया, मैं ऊपर बना रहा था लेकिन करेक्टली तो नीचे बनना चाहिए यहाँ, क्योंकि पहले तो सीधा जा रहा था पार्टिकल, अब तो इधर मुड़ गया।
अब जरा इस बात के इस हिसाब से सोचो कि फोर्स ऊपर कब आ सकता है। मैं आपके सामने दो बातें रख रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से देखो यहाँ, बहुत ध्यान से देखो। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और चार्ज पार्टिकल यूं सीधा चलता है, वेलोसिटी v है, और मैं दूसरी बात आपके सामने ये रख रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और चार्ज पार्टिकल सीधा चलता है, तो कौन सी सिचुएशन में फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा? फर्स्ट वाली सिचुएशन है, तो फिर आप मतलब मैं क्या बोलूं, अभी मैं 12 घंटे की स्टडीज को तुम बेकार कर रहे हो, ऐसा बात मुझे यही बोलना पड़ेगा। मैं तीसरी बार ये जुमला बोल रहा हूं, ये सिचुएशन में फोर्स बाहर आ सकता है क्या? ये गुस्से में लाने वाली बात हो गई। सोचें जरा, V क्रॉस B करके देखें आप। यहां फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, V क्रॉस B, थंब ऊपर जाएगा आपका, तो फोर्स ऊपर हो गया इधर। और यहां V क्रॉस B करोगे तो यूं करना पड़ेगा, थंब नीचे आएगा, फील्ड बाहर आ रहा है ना, फील्ड ऐसे पेपर से बाहर आ रहा है, V के हिसाब से तुमने V क्रॉस B ऐसे करना है, तो थंब तो नीचे जाएगा। तो कौन सी सिचुएशन में, अब आखिरी बार पूछ रहा हूं, जल्दी से बताएं, कौन सी सिचुएशन में दोनों में से फर्स्ट या सेकंड फोर्स ऊपर जा सकता है? सेकंड। सेकंड सिचुएशन में। तो सीधा सीधा मतलब तो यही हुआ कि यहां पर इस पूरे रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अंदर की तरफ बना हुआ है, which goes with option A. The direction of magnetic field is in the negative z direction. अंदर की तरफ, पॉजिटिव z बाहर होगा। क्लियर हुई बात? ऐसा नो? यस सर। अब सी डी में से भी हमको कुछ चॉइस करना है। ये एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है शायद, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट है इसमें। इसने बोला ना करेक्ट स्टेटमेंट्स इज और आर, मतलब ऑप्शन दे दिया उसने, अब ए बी में से चॉइस करना है, सी डी में से भी एक चॉइस करना है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड अब हम कह रहे हैं कि भाई अंदर की तरफ है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है ये निकालना है। अब बड़े ध्यान से सुने आप, ये जितना भी पोर्शन यहां पर चार्ज पार्टिकल ने मूव किया, यहां से लेकर के यहां तक, ये जितना भी पोर्शन इसने मूव किया, ये एक आर्क है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो वो एक कंटिन्यूटी अगर मेंटेन की जाए तो वो सर्कल ही बनता है। अब चूंकि फील्ड उतना ज्यादा स्ट्रेच्ड नहीं था, तो वो छोटा सा एक सर्कल का हिस्सा बना करके फिर बाहर चला गया। मतलब बनाया तो लेकिन सर्कल का ही हिस्सा। हो सकता है कि यहां इसका कहीं सेंटर रहा हो सकता है, हु नोज। और उस हिसाब से अगर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला के देखा जाए, तो हो सकता है कि इसने थीटा एंगल कवर किया हो जब तक वो ऐसे मूव कर रहा था। करेक्ट हो रही है बेटा बात? यस। आप सबसे पहले बच्चों, तुम ये जो कंपोनेंट इसने दिए ना, इसका फायदा उठाओ। आप सबसे पहले इसका पैरेललोग्राम पूरा करो, इससे फायदा उठाओ, और ये बताओ कि इस सिचुएशन में आप अगर tan ऑफ थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे? फटक से बताओ। 2/2√3। वेरी गुड, शाबाश। 2/2√3। इसका सीधा मतलब हुआ बेटा कि tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/√3, जिसका सीधा सा मतलब हुआ कि थीटा इज इक्वल टू π/6। π/6 हो गया ये। अब आते हैं बेसिक फॉर्मूले पे। यू माइट बी रिमेंबरिंग कि सर्कुलर मोशन जब परफॉर्म होता है तो हम थीटा लिख सकते हैं ओमेगा इंटू टी। करेक्ट जा रहे हैं? यस। करंट सिचुएशन में थीटा है π/6, ओमेगा होता है जो वेलोसिटी वो डेवलप करेगा यार डिवाइडेड बाय उसका जो रेडियस होगा वो, इनटू करस्पॉन्डिंग टाइम। जब पार्टिकल विद इन दैट पोर्शन सर्कल में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं mv डिवाइडेड बाय qb, अगर मैं गलत नहीं हूं। सही जा रहा है? नहीं, वेलोसिटी नहीं, रेडियस, सॉरी, ऊपर न्यूमरेटर में नहीं, डिनोमिनेटर में। तो ये तो v आ जाएगा जैसा था वैसे, और हम उसकी जो रेडियस है वो लिख सकते हैं mv डिवाइडेड बाय qb। अब यहाँ पे q जो है ये कैपिटल है, qb इनटू जो करस्पॉन्डिंग टाइम है वो, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं। हम देखेंगे कि वेलोसिटी फैक्टर कट गया, और इसी कैलकुलेशन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं जस्ट इन वन स्टेप मोर, तो हम फिलहाल यहाँ पे लिखेंगे π/6 इज इक्वल टू
Q इंटू बी फैक्टर ऊपर चला गया, नीचे की तरफ आया M और ये हो गया बेटा T। करेक्ट है? Yes. अब B के लिए इक्वेशन बनाए आप, फाइनल कर दें इसको, क्योंकि आपको तो B निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो B के लिए इक्वेशन बनेगा पाई M M डिवाइडेड बाय 6 QT. T इंटू Q। आप सोचिए क्वेश्चन में ये जो टाइम है वो हमको गिवन है। इनफैक्ट हमने कल ऐसे पिछले लेक्चर में ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे कि टाइम कितना लगेगा, कितनी देर के बाद बाहर आएगा, हमने करे ऐसे सवाल। बट इस क्वेश्चन में हमको टाइम गिवन है और टाइम है 10 मिली सेकेंड। सो व्हाई नॉट टू पुट दैट नंबर, 10 मिली सेकेंड पुटअप कर लेते हैं। देखो कुछ रहा तो नहीं, एवरीथिंग इज जस्ट वर्किंग फाइन। 10 मिली सेकेंड पुटअप कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई फिर M, ये 6 इंटू 10 इंटू 10⁻³ एंड देन Q। करेक्ट हुआ? Yes. So B will be 100 हो गया ना ये, 10⁻², -2 ऊपर चला गया, 100. 100 पाई M डिवाइडेड बाय 6Q। करेक्ट है? -3 10 के साथ एडजस्ट हुआ, -2 ऊपर गया, +2 हो गया, +2 का मतलब 100 हुआ। अब इसको आप फाइनलाइज करें वैसे जैसे ऑप्शन में गिवन है एंड देन यू आर डन विथ योर आंसर। 50 पाई M डिवाइडेड बाय 3Q. 3Q। तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब मैं नहीं समझता कि ये टफ क्वेश्चंस में से है, मुझे नहीं लगता ये टफ है। कंसेप्ट अगर हमारे क्लियर हैं तो ये आसानी से कराया जा सकने वाला क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं। आए एक और देखते हैं। ठीक है, कर पा रहे हो ना? Yes, sir. Okay. Now we have got two parallel wires, each two parallel wires in the plane of the paper। मतलब हम लोग तो सीधा बनाएंगे, प्लेन ऑफ द पेपर मतलब ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा बना लेते हैं ऐसे। सेपरेशन x0 है। A point charge is moving with speed u between the wires in the same plane at a distance x1 from one of the wire. When the wires carries a current of magnitude I in the same direction, the radius of curvature of the path of the point charge is r1. In contrast, if the currents in the two wires have direction opposite to each other, the radius of curvature of the path is r2. Okay. फिर x0 upon x1 डिस्टेंस पूछा है, सॉरी रेशियो गिवन है 3 का। तो फिर ये हमसे कह रहा है कि r1 r2 का रेशियो क्या होगा। ये जो इंटीजर नंबर वाले प्रॉब्लम आते हैं ना, खास जेई मेन में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं, वो उस लेवल का ये क्वेश्चन है। आइए पहले मैं डायग्राम आपके सामने रखता हूं कि सिचुएशन क्या है। तो बच्चों जब ये दो वायर्स हम मान के चले ऐसे, और क्वेश्चन के मुताबिक दोनों में करंट पैरेलल है सेम डायरेक्शन में, दोनों का जो टोटल सेपरेशन है जैसे क्वेश्चन में गिवन है वो है x0। चार्ज कहीं यहां पे बीच में ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं चार्ज। लेट्स से कि चार्ज मूव करता है ऊपर की तरफ विद सर्टेन वेलोसिटी v, लेकिन चार्ज का सेपरेशन पहली वायर से जो है वो है x1। तो जाहिर बात है दूसरी वायर से जो इसका सेपरेशन होगा वो क्या होगा? X0 minus X1. शाबाश, x0 माइनस x1। लेट्स से कि ये वायर 1 है और ये वायर 2 है, लेट्स से सो। अब इन दोनों के करंट्स तो सेम है, करंट सेम है, लेकिन चूंकि पॉइंट हमने कंसीडर किया है जहां से चार्ज को चलना है वो एक वायर से नजदीक और दूसरी वायर से दूर है। अब किसी से भी नजदीक हो सकता है, किसी से भी दूर हो सकता है, बिकॉज वी आर नॉट वेरी श्योर कि x1 कितना है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो इस पे डेवलप होंगे ना, इस चार्ज पार्टिकल पे, वो सेम डेवलप नहीं होंगे, मैग्नीट्यूड में वो सेम डेवलप नहीं होंगे। क्लियर है बात? अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड वहां पे डेवलप हो रहा है उसकी वजह से इस चार्ज पार्टिकल पे एक डेविएशन आ जाएगा, उसके पाथ में थोड़ा सा डेविएशन आ सकता है। तो
पहली बार जब डेविएशन आया, जब करंट सेम है, तो वो रेडियस R1 बनाता है, और दूसरी बार जो डेविएशन आया, जब करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो रेडियस R2 बनाता है। मतलब हो सकता है पहले इधर गया हो, बाद में उधर गया हो, व्हाटएवर इट इज, लेकिन जो दोनों रेडियाई बन रहे हैं, वो एक R1 बन रहा है, एक R2 बन रहा है, तो फिर रेशियो निकालना है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि इस सिचुएशन में, अब ये तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इस पॉइंट पर इसका मैग्नेटिक इंडक्शन कहां जा रहा है? अंदर। अंदर जा रहा है। वेरी गुड। दूसरी वायर का मैग्नेटिक इंडक्शन कहां जा रहा है? बाहर। बाहर आ रहा है। बिल्कुल सही। मतलब क्या नेट मैग्नेटिक इंडक्शन, माइनस। इन दोनों का माइनस करना पड़ेगा। सिचुएशन 1 के हिसाब से मैं लिख रहा हूं, तो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन मुझे माइनस करना है, तो बेटा मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, अगर मैं गलत नहीं हूं, 2 पाई x1 माइनस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई x1 माइनस x0, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही कहानी है। सोच के देखो। यस। यस। तो बच्चों, पहली सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, अब वो रेडियस कितना बनेगा वो सब बात की बात है, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का चक्कर पूरा कर लो आप। माइनस क्यों हुआ, सबको समझ में आया? यस सर। तो हमने से इसमें से क्या किया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई फैक्टर कॉमन ले लिया, जो बचा जरा उसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की, तो ये हो गया x1 माइनस x0 माइनस x1 डिवाइडेड बाय x1 इंटू x1 माइनस x0। आई होप आप फौरन समझ पाए इस बात को। तो B1 जो बन रहा है वो बन रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। लेट मी जस्ट राइट इट, देन वी विल चेक कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। यस, क्या हुआ? x0 माइनस x1। x0, हाँ यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, ये चीज मुझसे लिखने में गलती हुई। तो ये हो गया x0 माइनस x1, और उसी की वजह से यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था ना, तो ये हो गया x0। करेक्ट हुआ? ओहो, ये सब ठीक करना पड़ेगा मुझे। लेट मी जस्ट करेक्ट इट ऑल। तो ये हो गया x0 माइनस x1 माइनस x1, ठीक है। नीचे की तरफ आया x1 इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ x0 माइनस x1। अब मैंने इसको अगर करेक्ट किया तो ये हो गया बेटा x0 माइनस 2x1 डिवाइडेड बाय x1 इंटू x0 माइनस x1। इतना मैग्नेटिक फील्ड पहली सिचुएशन में डेवलप हो रहा है, मतलब जब करंट लाइक थे, लाइक करंट्स। लाइक करंट्स का मतलब है ऐसे करंट्स जिनका डायरेक्शन कैसा है? सेम है। अब इससे जो भी रेडियस बनेगा, जो भी रेडियस बनेगा, अगर मैं उस रेडियस को लिखूं यहां पे बेटा, तो वो ऐसा बनेगा ना, मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चार्ज इंटू करस्पॉन्डिंग B1, यही बनेगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बनेगा। अब वो B1 का वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट करके उसको निपटाने का काम बाद में करते हैं, लेकिन पहले बनेगा तो इतना। अब सोचो बच्चों, अगर अनलाइक करंट आ गया, अनलाइक करंट आया, ऐसा करंट जो अपोजिट डायरेक्शन में है, अनलाइक करंट। चलो ये करंट ऊपर जा रहा है मान लो, और ये वाला करंट नीचे जा रहा है, जस्ट इमेजिन करो। तो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कैसा होगा? अंदर की तरफ हो जाएगा। लेकिन इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कैसा? अंदर। अगर मैं नीचे की तरफ जाता हुआ इमेजिन करूंगा तो वो भी अंदर हो जाएगा। जस्ट थिंक ऑन इट, जस्ट थिंक ऑन इट, एवरीवन थिंक ऑन इट। ये करंट ऊपर, ये करंट नीचे, पॉइंट बीच में, ये भी आए, ये भी आए, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम चेक करोगे तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा। इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होना चाहिए। क्या कहते हो? यस। मतलब सेकंड सिचुएशन में जो भी मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलने वाला है, क्या वो इन दोनों की एडिशन से मिलेगा? यस। प्लस अब इसको सॉल्व करें तो वैसे ही करें जैसे हमने अभी अभी किया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये फैक्टर कॉमन ले लें। आपको ये समझ आ रहा है ना, ये फॉर्मूला मैं इनफाइनाइट वायर का ले रहा हूं, नहीं तो बोलेंगे सर फॉर्मूला कहां से ला रहे हैं, यहां से कहानी शुरू हो जाएगी। सुनो, यस।
x0 minus x1 plus x1 and then divided by x1 x0 minus x1। अब बेटा इसमें जो भी करस्पॉन्डिंग रेडियस तुम एक्सपेक्ट करोगे, चाहे राइट वर्ड्स हो लेफ्ट वर्ड्स हो, कैसा भी रेडियस हो, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है कि उसका शेप कहां जा रहा है, कैसी डायरेक्शन में जा रहा है, बट जो भी रेडियस बनेगा क्या मैं उसको ऐसे लिखूंगा? यस और नो? यस बच्चों? Yes. अब बेटा अगर हमने इनका रेशियो ले लिया, थिंक ऑन इट, केयरफुली सोचो इस पर, तो फिर हमारी कैलकुलेशंस होपफुली अब आसान हो जाएंगे। केयरफुली सोचो तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई दोनों में कट जाएगा, और अगर मैं रेशियो लूं बेसिकली तो ये रेशियो बनेगा, क्या कहते हो? बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, R1 Yes. B1 नीचे, R2 B2 नीचे, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। तो B1 B2 का रेशियो लेने के चक्कर में क्या ये म्यू नॉट आई 2 पाई म्यू नॉट आई 2 पाई ये पूरा फैक्टर कटा, और यहां जो बन रहा है इसका डिनोमिनेटर भी सेम है, वो पूरा कट जाएगा। ध्यान से देखो तुम। Yes. और इनफैक्ट बच्चों यहां ध्यान देते हो ना, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये भी निपट गया, जो बचा उसकी तरफ ध्यान लगाओ, जो बच रहा है उसकी तरफ ध्यान लगाओ, क्या बचा? x0 upon कोई गलती की गुंजाइश नहीं, एकदम ध्यान से बोलना। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में B1 का फैक्टर बच गया, तो क्या बचा? x0 माइनस 2x1। अरे नहीं नहीं, हाँ सही ना, B1 का फैक्टर बच गया यहाँ डिनोमिनेटर में R1 के लिए। न्यूमरेटर में B2 का फैक्टर बचेगा सिर्फ x0, ओनली x0, नथिंग एल्स। बात समझ आई? Yes. अब एक छोटा सा काम आपने यहाँ पे करना है, छोटा सा काम, बहुत ध्यान से देखें, फिर हम इस क्वेश्चन को एंड ही कर लेंगे। x0 अपॉन x1 कर दें, x0 अपॉन x1 कर दें -2, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने इसको x1 से डिवाइड किया, बस यही काम किया। ठीक होगी बात? अब क्यों ऐसा किया, तो इसका सिंपल सा रीजन है, हमको ये गिवन है x0 अपॉन x1 हमको गिवन है, कितना है ये? 3 है। तो अब x0 अपॉन x1 न्यूमरेटर का तो 3 हो गया, डिनोमिनेटर में क्या हो गया? 3 माइनस 2, यानी कि फाइनल आंसर क्या आया? 3। तो जो रेशियो हमसे पूछा गया है एज ए इंटीजर आंसर वो हो गया 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें हमारे इस चैप्टर के जो दो अलग अलग सेक्शंस है ना, मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे बन रहे हैं, एम्पियर्स लॉ वगैरह, बियो-सर्वो लॉ, वो सब कुछ, और ये फोर्सेस वाली कंडीशन, ये भी ये जोड़ करके एक प्रॉब्लम बनाया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी नाइस। क्लियर हो गई बेटा बात? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं एक 5-7 मिनट लेक्चर को एक्सटेंड करूंगा, तैयार है? मतलब ये फ्लो अपना टूटना नहीं चाहिए, फिर अगले लेक्चर से अगर मैं दोबारा यहां से शुरू करूंगा तो फिर बहुत तकलीफ होगी। मैं 5-7 मिनट लेक्चर को आगे बढ़ा रहा हूं, तैयार हैं आप लोग? वैसे हमारे पास फिलहाल 4 मिनट हैं, बट और उसमें एक 10 मिनट मान लो मैं आगे बढ़ाऊंगा। रेडी हैं? Yes, sir. Okay. Let's take one more question. Now this question was in advanced paper 1 2017। पूरा का पूरा मामला डायरेक्शन पे है। यहाँ पे कोई मैथमेटिकल ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन हमने नहीं करना, खाली डायरेक्शन अच्छे से समझनी है। डायरेक्शन समझ गए जीत गए, बस। मैं स्पेसिफिक रहूंगा थोड़ा सा, हर एक चीज पर मैं बात नहीं करूंगा, जो आंसर है उस पर जरा जल्दी से मैं बात कर लेता हूं कि भाई आंसर कैसे आ रहा है। तो एक चार्ज पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है या प्रोटॉन भी हो सकता है। तो ऑप्शंस हमको यहाँ कॉलम 1 में दिए हैं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज और प्रोटॉन की वेलोसिटीज। 0-0-0 कोऑर्डिनेट से हमने उसका मोशन शुरू किया, वेलोसिटी v है, फील्ड लगाया है, मैग्नेटिक फील्ड भी बताया है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स हैं। कॉलम 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस और उसकी कंडीशंस दी गई हैं, कॉलम 3 में मैग्नेटिक फील्ड और उसकी कंडीशन दी गई है, जिसमें ये जो B0 E0 फैक्टर्स हैं ये पूरे के पूरे कांस्टेंट है, तो इसके बारे में हमें सोचना नहीं है, और ये पॉजिटिव एंड मैग्नीट्यूड है। तो ये कॉलम 1 की कुछ बातें हमको बताई, 2 की, 3 की। अब हमसे इसने पहला क्वेश्चन पूछा पैराग्राफ के हिसाब से कि कॉलम 1-2 में ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है
जिसमें चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रेट लाइन में चलना ये खास नहीं है, स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलना, वो भी तब जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मौजूद हैं। ये कब हो सकता है? ये कब हो सकता है? आंसर सिंपल है, जब V, E और B तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। Yes. पैरेलल होंगे तो नहीं होगा, पैरेलल होंगे तो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगी। स्ट्रेट लाइन में चल सकोगे लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, गलती मत करना। तो सर्च आसानी से अगर मैं करना चाहता हूं तो मुझे ऐसे ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे जिसमें V, E और B आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो अब यहां पे क्या करने का, टेबल में से सर्च नहीं करने का, ऑप्शन में से सर्च करने का। अब पहले ऑप्शन लेते हैं, कॉलम 1 का सेकंड, कॉलम 2 का थर्ड पॉइंट और कॉलम 3 का S। ये आर्टिकल पे ध्यान दो। कॉलम 1 का सेकंड मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहा है जिसका डायरेक्शन Y में है। कॉलम 2 का थर्ड आर्टिकल यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो X में है, चलो YX परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ? Yes. और कॉलम थर्ड का S आर्टिकल तो SZ परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ? Yes. तो आगे मुझे ना बेटा चेक भी करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर होगा। लेकिन जस्ट मेरे इनर सेटिस्फेक्शन के लिए अगर मैं चेक करता हूं कि क्या वाकई ऐसे हो सकता है, क्या पॉसिबल है क्या ऐसा? तो देख, ध्यान से देख, ये चार्ज पार्टिकल है मान ले, जो एक्स में जा रहा है, ये इसकी वेलोसिटी है जितनी भी होगी। उसके बाद तुमने कहा कि तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगाया? नहीं, सेकंड, सॉरी फॉर दैट। चार्ज पार्टिकल कहां जा रहा है? वाई में जा रहा है। तो ये चार्ज पार्टिकल है जो वाई में जा रहा है, सॉरी फॉर दैट, ये चार्ज पार्टिकल है। उसके बाद तुमने बोला कि तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड का मतलब नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड का मतलब नेगेटिव एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। चलो चले, कोई टेंशन नहीं, नेगेटिव एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। तो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ऐसे, यूं। फिर उसके बाद आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, और मैग्नेटिक फील्ड कहां लगाया आपने? जेड में। मतलब ये कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बाहर है, ये सिचुएशन है। प्लस तुमने ये भी ख्याल रखना है कि चार्ज पार्टिकल यहां पे इलेक्ट्रॉन है, जिस चार्ज पार्टिकल के बारे में बात चल रही है वो इलेक्ट्रॉन है। तो अब जरा मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन के इस अपर जाने वाली वेलोसिटी को राइट में खींचेगा कि लेफ्ट में खींचेगा? लेफ्ट में। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लेफ्ट की तरफ है, मतलब राइट में पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ में है, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ पॉजिटिव है और नेगेटिव एक्सिस की तरफ नेगेटिव है। सोचो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्ट होता है, मतलब यहां का रीजन कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। तो ये इलेक्ट्रॉन सीधा कहां जाएगा? सीधा नहीं जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर मुड़ेगा। क्या कहते हो? क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर मुड़ सकता है? क्योंकि जिस हिसाब से तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उस हिसाब से यहाँ पॉजिटिव पोर्शन है और यहाँ नेगेटिव पोर्शन है, डायरेक्शन के हिसाब से। तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो तो पॉजिटिव लाइन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। Yes. तो ये जो इधर मोड़ने का काम कर रहा है, ये कौन कर रहा है? ये जो इधर मोड़ने का काम कर रहा है, ये कौन सा फोर्स कर रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स कर रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी एक फोर्स आएगा, चेक करो कैसा आएगा, चेक करो। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, V क्रॉस B करूंगा तो राइट आएगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन है इसलिए लेफ्ट दिखाना पड़ेगा। गलती ना करें प्लीज, इस स्टेज पर तो गलती ना करें, ये एंड पर आ रहे हैं हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, पेपर से बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी ऐसा ऊपर जा रही है पेपर पे, स्क्रीन पर ऊपर जा रही है वेलोसिटी, स्क्रीन से बाहर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा। V क्रॉस B करो, V क्रॉस B, V क्रॉस B करेंगे तो पॉजिटिव एक्सेस की तरफ आएगा ये। Yes. लेकिन ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, तो जहां V क्रॉस B जाता है क्या हम उसका उल्टा लेते हैं? Yes. तो क्या इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के एफर्ट्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा?
या जा सकता है। अब हो सकता है कि ये दोनों आपस में इक्वल हो, फोर्सेस इक्वल हो, और इक्वल होंगे भी, ये देखो इसी अंदाज में है। तो क्या ये आपस में एक दूसरे के एफर्ट्स को कैंसिल करके इस चीज को सीधा सीधा चला दें? Yes. तो ये पहले ऑप्शन में हुआ, इसलिए हम थोड़ा बच गए। अगर ये लास्ट ऑप्शन में होता ना तो हमको हर ऑप्शन चेक करना पड़ता। लेकिन मैंने इसका एक हिंट बताया आपको, बगैर इतना तिगड़म लड़ाए मैं इस बात को डायरेक्ट चेक कर सकता हूं। ऐसा कब हो सकता है? V is equal to E naught B naught. गलत। Sub perpendicular. सब परपेंडिकुलर होंगे तब, जब V E B तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे तब ये हो सकता है। अरे अभी तो पढ़ाया। Yes, sir. चलो और आगे देखें। अगला सवाल मे भी 10 मिनट से ज्यादा लगे, बट ये क्वेश्चन बीच में छोड़ना नहीं है, अदरवाइज हम इतना फ्लो इसको दोबारा नहीं ला सकते। इन विच केस विल द पार्टिकल डिस्क्राइब द हेलाइकल पाथ along positive z डायरेक्शन। पॉजिटिव z डायरेक्शन मतलब ऐसा पार्टिकल बाहर आना, z अपना बाहर रहता है ना ऐसे, नेगेटिव z अंदर, x ऐसा हॉरिजॉन्टल और y ऐसा पेपर के ऊपर ऐसा वर्टिकल। तो ऑप्शंस सेकंड और आर, फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो मैं इसमें डायरेक्ट आंसर पे आता हूं, चेक नहीं करते बैठता हूं। चेक करूंगा तो बहुत टाइम पास होगा। इसमें ऑप्शन सी आता है मेरे ख्याल से। सी इज अवर आंसर। मैं टाइम की वजह से ऐसा कर रहा हूं, अदरवाइज अगर हमारे पास और आधा घंटा होता तो मैं हर एक ऑप्शन पर डिटेल बात करता। तो मैं एज अ होमवर्क आपको दे रहा हूं कि बाकी में क्या क्या होगा आप देखें। अब सी में ऐसा हो सकता है, तो सी क्या है जरा इसको देखें। सी में क्या है, फोर्थ लेना है, मतलब प्रोटॉन लेना है। एक्स एक्सिस में प्रोटॉन जा रहा है। उसके बाद फर्स्ट लेना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में है। और फिर उसके बाद एस लेना है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जेड में है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जेड में, मैग्नेटिक फील्ड भी जेड में, और प्रोटॉन जा कहां रहा है, एक्स में। ध्यान से देखें, तो ये हो गया प्रोटॉन, ये प्रोटॉन की वेलोसिटी। यहां पार्टिकल, लेट मी शो यू द पार्टिकल इज पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसमें मैं बनाता हूं, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया पॉजिटिव जेड है, यस पॉजिटिव जेड, मैग्नेटिक फील्ड भी पॉजिटिव जेड। पॉजिटिव जेड मतलब भारी आएगा इलेक्ट्रिक, और इसी के साथ मैं यूं ऐसे बना देता हूं अंदर, दोनों वही मैग्नेटिक। क्लियर है? अब जरा चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा पेपर से बाहर आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव कहां है? इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव पेपर पर है, ऐसा इमेजिन करो कि पेपर पर है, और जो एरो बाहर निकल रहा है ऊपर की तरफ नेगेटिव है। ठीक है कि नहीं? इमेजिन हुआ, दिमाग में आया है ख्याल? ये पेपर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव यहां से मिटा देता हूं, तो टेंशन लेंगे तुम, बस याद रखोगे ये प्रोटॉन है, लिख देता हूं मैं यहां पे। तो पेपर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, पॉजिटिव, और जो पेपर पर से एरो बाहर आ रहा है ऐसा ऊपर की तरफ, वो एरो के ऊपर क्या है, नेगेटिव। अब ये पेपर पर पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव, ये तुम्हारा प्रोटॉन गया तो कहां मुड़ने वाला, ऊपर मुड़ने वाला ऐसा। यानी आप पेपर से बाहर लाओगे प्रोटॉन को, पेपर पर प्रोटॉन चला रहे ना ऐसा, ये ऐसा पेपर से बाहर आने वाला। आया समझ में? ये पेपर से बाहर आएगा ऐसा, ऐसा 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 ऊपर उठेगा, ऐसा ऊपर उठेगा। बच्चा लोग क्लियर हुआ? Yes, yes. बॉयज Yes. एकदम पक्का? क्योंकि हाँ, प्रोटॉन नेगेटिव पोर्शन की तरफ अट्रैक्ट होगा, और तुमने पेपर वाला पोर्शन पॉजिटिव रखा है और पेपर के ऊपर वाला पोर्शन तुमने नेगेटिव रखा है। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे, प्रोटॉन ऐसे एंटर कर गया तो ये ऐसे ऊपर उठेगा, तो ये प्रोटॉन ऐसा ऊपर उठ रहा, यानी कि बाहर उठ रहा है, ऐसा बाहर बाहर बेंड होके उठ रहा हो। चलो अब ये देखो कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर है। इस हिसाब से, इसकी वेलोसिटी के हिसाब से अगर मैं इसको चेक करता हूं, तो V क्रॉस भी ऐसे लगेगा, तो फोर्स कहां आएगा, नीचे।
अब ये प्रोटॉन ऐसा बाहर आ रहा पेपर के और फोर्स नीचे लग रहा, तो क्या ऐसा घूमना चालू करेगा? ये यूं बाहर आते आते ऐसा घूमना चालू करेगा? नहीं आया समझ में? नहीं। नहीं। देखो वेलोसिटी प्रोटॉन की चेंज हुई कि नहीं, ऐसा इंक्लिनेशन बनी कि नहीं उसमें? हाँ। ऐसी एक्स में जाके अब इंक्लिनेशन हुई कि नहीं ऐसा? एक्स में जा रहा था लेकिन ऐसा पेपर के ऊपर उठा के नहीं उन्हें? हाँ। मतलब प्रोटॉन जेड में आया कि बाहर? यस। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जेड में उठा कि नहीं प्रोटॉन? और मैग्नेटिक हाँ फील्ड की वजह से गोल घूम रहा कि नहीं उन्हें? नीचे फोर्स आया मतलब ऐसा नीचे घूम के फिर ऐसा ऊपर घूमेगा ना ऐसा सर्कल में? नहीं सोच पा रहे? देखो ध्यान से, ये अपने नोट्स का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। ये दिख रहा है सबको? ये प्रोटॉन एंटर करा ऐसा, ऐसा उठा के ऊपर इन्हें? यस। उठा कि नहीं उठा? हाँ। हाँ अब ऊपर उठा, मैग्नेटिक फील्ड क्या करा इसको? ऐसा नीचे। घुमाया, ऐसा भी घुमा सकता है वैसा भी घुमा सकता है, चलो कैसा भी घुमाया उसका टेंशन मत लो। घुमाया ऐसा बाहर, ऐसा। ये ऊपर कौन उठा रहा? इलेक्ट्रिक फोर्स। फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही ऊपर उठा घुमा रहा कौन? ऐसा घुमा रहा कौन उसको? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक। तो क्या ऐसा घूमते 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 ऊपर भी उठने वाला हूं ऐसा? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार ऊपर उठाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लगातार घुमाएगा। अब ऊपर भी उठ रहा और घूम भी रहा है, तो हेलाइकल तो बन गया ना? यस सर। अपने को जेड में ही हेलाइकल चाहिए था ना उसका? नहीं अभी भी नहीं आ रहा। अरे बेटा ये प्रोटॉन ऐसे एंटर कर रहा है, किसने ऊपर उठाया? किसने ऊपर उठाया? इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जैसे ही ऊपर उठा ये, मैग्नेटिक फील्ड का इसमें असर क्या हुआ? क्या प्रोटॉन ऐसे गोल घूम रहा है, ऐसा ऐसा गोल घूम रहा है? ये पार्टिकल है मान लो, ये हाथ मेरा फिंगर जो है ना ये पार्टिकल है, ये ऐसा आया अब ऊपर उठा ऐसा, अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से गोल घूम रहा है कि नहीं ऐसा? मैग्नेटिक फील्ड भी तो बाहर है। वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी करेंगे तो ये ऐसा आएगा ना, वी क्रॉस बी इधर, वी क्रॉस बी। पेपर के ऊपर ऐसा पेन पकड़ो एक, क्या ये बी है? क्या ये वी है कि नहीं? ये बी है कि नहीं? ये पेपर के यस सर। बाहर बी है कि नहीं? ये वी है कि नहीं? वी क्रॉस बी करो, ऐसा हुआ क्या ये? वी क्रॉस बी, तो क्या इसकी वेलोसिटी ऐसा घूमेगी? ये वेलोसिटी एंट्री करने की वजह से घूमेगी? ये ऐसा प्रोटॉन आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, प्रोटॉन ऐसा एंटर करा तो ऐसा घूमेगा कि नहीं गोले ने? ये ऐसा एंटर किया, वी क्रॉस बी। अगर समझ आ गया तो जल्दी हाँ बोलो यार, मेरा क्यों सब्र का इम्तिहान लेते हो? वी क्रॉस बी, वी से बी, वी से बी हो गया यस ठीक, यस सर। वी क्रॉस बी। तो हाँ ये हाँ। पेन के ऊपर फोर्स कहां लग रहा है? अभी इधर लगेगा, इधर भी लगो उधर भी लगो, उसका टेंशन मत लो। क्या ऐसे घूम जाएगा? ये ऐसे घूमेगा? हाँ घूम। हाँ। तो ये प्रोटॉन थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को दिमाग में से बाहर निकालो, ये प्रोटॉन एंटर करा, एंटर करे बाद ऐसा घूम रहा, ऐसा घूम रहा, घूम रहा कि नहीं घूम रहा? यस सर। हाँ लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर उठा रहा है इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर उठा रहा है कि नहीं? यस। हाँ अब ऐसा घूम भी रहा है और ऊपर भी उठ रहा है, इमेजिन करो, घुमा के ऊपर उठाने का मतलब ऐसा जाएगा ना? आप यस। दिमाग खराब कर रहे हो तुम, मेरा जवाब नहीं दे रहे तुम। घूम के ऊपर उठ रहा है मतलब ऐसा स्प्रिंग के जैसा ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। यस। हाँ तो Yes, हो sir. गया ना हेलाइकल पाथ, और क्या?
कौन सा हेलाइकल चाहिए था अपने को? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में बाहर की तरफ ही घूमने वाला, घूम के ऊपर जाने वाला चाहिए था अपने को। तो ये ऑप्शन पे मैच करता है वो। अभी घंटा पर जाएगा अगर मैं ए, बी और डी भी डिस्कस करूंगा तो। आई होप आपको मैं ऑप्शन बता के डिस्कस कर रहा हूं तो आ गया समझ में। यस सर। हाँ, अब रिमेनिंग ए, बी, डी क्यों नहीं है वो तुम तहकीक करो। क्या होता है उसमें तुम वो तहकीक करो, वाकई घूमता है कि नहीं घूमता है वो भी तहकीक करो। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं समझता हूं बहुत आसान है। वी कैन जस्ट क्विकली क्लोज दिस। इस पैराग्राफ का तीसरा क्वेश्चन, इन विच केस वुड द पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन में जाना इन्हें, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में। स्ट्रेट लाइन में जाना और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में जाना। कुछ भी तू दिमाग नहीं लगाया ना तो भी आंसर तेरा, कुछ भी दिमाग नहीं लगाया तो भी हो सकता है यहाँ पे। सीरियसली बोल रहा हूं मैं। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाना और कौन सी डायरेक्शन में जाना? नेगेटिव। मतलब उसकी वेलोसिटी पहले से नेगेटिव वाई में होना, नहीं तो जीरो रहना। अगर उसकी वेलोसिटी पहले से नेगेटिव वाई में नहीं है तो उन कहां से जाने वाला? नहीं जाने वाला। समझ रहे नहीं समझ रहे बात को? यस। तो उसकी वेलोसिटी या तो जीरो रहना या पहले से नेगेटिव वाई में रहना उसकी वेलोसिटी। अब चेक करो, वेलोसिटी नेगेटिव वाई में कहां भी नहीं है, एक्स में है, पॉजिटिव वाई में है, एक्स में है, जीरो है। लेकिन तुम बोलेंगे सर जीरो रहा तो चलाने का कैसा उसको? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, खींच के चलाएगा। सोच, इलेक्ट्रिक फील्ड खींच के चला सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है, हाँ या ना? यस। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वाई में रहना। नेगेटिव वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? ये सेकंड, तो थर्ड और यहाँ का सेकंड। अब बी कहां भी रहता है कि नहीं, क्या फर्क नहीं पड़ता। और अगर बी भी वाई में निकला तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो उसको डाइवर्जन नहीं करेगा। तो ये बी वाई ले लो। तो बिना ऑप्शन देके मैं कह सकता हूं कि ये थर्ड होगा, यहाँ का सेकंड होगा कॉलम 2 का, और कॉलम 3 का आर होगा। थर्ड, सेकंड, आर, ये डी। बिना ऑप्शन देके कह सकता हूं मैं ये। बात समझे नहीं समझे? तो दैट्स ऑल फॉर दिस। कर पाए? यस सर। ओके। क्वेश्चंस चैलेंजिंग थे और वैसे भी देखो अभी एडवांस में पूछा था तो थोड़ा बहुत तो दिमाग चलाना पड़ेगा यार, ऐसे तो नहीं होगा ना। ठीक है ना? ओके। लेकिन इन क्वेश्चंस को करो क्योंकि इसका छोटा हिस्सा या इसमें से कुछ हिस्सा आपके लिए नीट में पूछा जा सकता है, सीईटी में पूछा जा सकता है, जेई मेन में पूछा जा सकता है। सो दैट इज ऑलवेज बेनिफिशियल। एडवांस का प्रॉब्लम कभी भी बेकार नहीं होता, वो फायदेमंद ही रहता है वो। तो आई थिंक मैंने 10 मिनट एक्स्ट्रा मांगे थे, 5 मिनट और ज्यादा एक्स्ट्रा गए। ठीक है, इट्स ओके, आपने इसको बर्दाश्त किया। तो रुक जाते हैं फिर।